हेलो 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 रनीजान, कैसे हो आप सब। तो मैं हूं आपका दीपक भैया और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जर्नी इनसाइड एडम का रैपिड रिवीजन। तो भाई आज हम लोग हार्डली 20 से 25 मिनट्स लगाएंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आएंगे, अरे भैया इसका वन शॉट कहां है, रिवीजन करा दिया वन शॉट कराया नहीं। देख भाई मैं ऑलरेडी YouTube के ऊपर 1 से 2 महीने पहले इसका वन शॉट डाल चुका हूं। तो तुम्हें YouTube के ऊपर जाना है, क्या लिखना है, जर्नी इनसाइड एटम क्लास 9 इतना लिख देना। ये वीडियो आपको दिखाई देगा, थंबनेल दिखाई देगा, क्लिक करना, पूरा डिटेल वन शॉट अवेलेबल है। अब बीच में क्या हुआ, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, दीपक भैया गायब हो गए, दीपक भैया साइंस नहीं पढ़ा रहे हो, दीपक भैया छोड़ के। नहीं गया भाई, छोड़ के देख, एक्चुअल में सारी चीजें क्लियर करता हूं। हुआ क्या था, तुमने एक पैटर्न नोट करा होगा, कुछ दिनों से चैनल के ऊपर सिर्फ एसएसटी, ये सडनली क्या हो गया, एसएसटी से साइंस कहां गई। बिल्कुल लॉजिक है। देख हुआ क्या था, अभी ना तुम लोगों के ना एक कमेंट आए थे, भैया लाइव क्लास लाइव क्लास लाइव क्लास। तो मैंने अंकित भैया से प्लान बनाया, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, बच्चों की ना अभी न्यू एनसीईआरटी है ये एसएसटी की, और उनके पास ना अभी रिसोर्स नहीं है, आप फटाफट से पहले उनका सिलेबस खत्म कराओ। तो उन्होंने कहा चलो मैं सिलेबस खत्म कराता हूं, और मैंने कहा कि मैं लाइव की तैयारी करता हूं। तो इतने दिन में मैं लाइव का सेटअप रेडी कर रहा था तुम लोगों के लिए, और वो तुम्हारी क्लास रेडी कर रहे थे। तो बेटा उन्होंने ऑलमोस्ट एसएसटी का सारा सिलेबस करा दिया है, इवन रैपिड रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए। तो आप चैनल पे जाना, आपको पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाके आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हो। और होप सो हम लोग, मैं और आपके अंकित भैया सैटरडे को लाइव आ सकते हैं, आएंगे नहीं आ सकते हैं। स्टिल बेटा थोड़ी सी चीजें रह गई हैं लाइव आने में, बाकी हमारी प्लानिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और फिर हम लोग बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीजें एकदम सीखेंगे, सारे प्लान्स को डिस्कशन करेंगे, क्या होने वाला है चैनल पे, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, सारी चीजों का समाधान करेंगे, बहुत बातें करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं एक पोस्ट लगाऊंगा उसमें टाइम और डेट मेंशन करूंगा, उस दिन लाइव आना है सबको, ठीक है। बढ़िया बातें करने वाले हम लोग। और दूसरा, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जाओ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके अपने कमेंट्स डाल दो बेटा, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। देखो प्रॉब्लम ये आती है, इंस्टाग्राम पे ना मेरे साथ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए हर एक कमेंट इंपॉर्टेंट है यार। तूने कुछ सोच के किया होगा ना अपने भाई को मैसेज, तो उसका रिप्लाई देना मेरा तो फर्ज है भाई, तो मैं रिप्लाई दूंगा। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, एक दिन एक आध दिन, क्योंकि बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई देना पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे रिप्लाई देता रहता हूं। तो चल भाई अभी शुरू करते हैं जर्नी इनसाइड एडम का रैपिड रिवीजन, और लाइव क्लास में धमाल मचाएंगे, ठीक है भाई। लाइव क्लास सबको ज्वाइन करनी है। तो चलो भाई जर्नी इनसाइड एडम का रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। वन शॉट ऑलरेडी पढ़ा दिया, रिवीजन है, चीजें फास्ट करेंगे, ठीक है भाई। वहां बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। सुनो ध्यान से, चलो ध्यान से बताओ, जल्दी बोलो। हमारे पास हमारा है घर, जल्दी बता घर किससे मिलके बनता है, घर मिलके बनता है ईंटों से। जल्दी बोल, ईंट किससे मिलके बनती है, ईंट बनती है भैया रेत से। रेत किससे मिलती है, रेत के कण से। और भैया रेत का कण किससे बना होगा, अरे रेत का कण बना होगा दुनिया की सबसे छोटी चीज, जिसको बोलते हैं एटम। समझ गया, तो दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है हमारे पास, एटम है मेरे भाई। अब इस एटम का पता किसने लगाया, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने बोला दुनिया की सारी चीजें, सारा मैटर, हवा, पानी, गैस, ये सारी चीजें दुनिया की सबसे छोटी यूनिट की बनी है, जिसको नाम दिया इन्होंने एटम। और इन्होंने बोला एटम को तोड़ा ना जा सका है भाई, एटम ना टूटेगा, तो इन्होंने बोला एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। तो दुनिया का जितना ही मैटर सारी छोटी चीजें मिला है, और एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है, इतना बोल के यहां से डाल्टन जी हमारे चले गए। अब क्या हुआ भैया, आपने हमें यह बता दिया एटम तो है, लेकिन एटम दिखता कैसा है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, तो इस चीज का पता लगा रहे हैं अलग अलग साइंटिस्ट। तो पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और वहां से एटम के अंदर छुपे हुए एक पार्टिकल की खोज करी, और उस पार्टिकल का नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अरे समझा, उस पार्टिकल का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। अब किसी ने पूछा भैया इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज तो बता दो, जे सर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज तो। उन्होंने बोला कि देख इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल देंगे ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो ऊपर लगा दिया माइनस, ठीक है। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है भाई, ध्यान रखियो, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इसके ऊपर जो चार्ज था वो भी इन्होंने पता लगाया, कितना था, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम बोलता है, इसको इक्विवेलेंट मान के चलते हैं -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा, -1। तो जे थॉमसन ने फाइनली हमें क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल छुप के बैठा था, जिसका क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, ओके भाई चल आगे चलते हैं। देख भाई अगला क्या आता है, जे थॉमसन की कहानी सुनते हैं फिर से। हुआ क्या, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पता लगा दिया तो लोगों ने बोला सर आपने इतना काम कर दिया तो एटम का स्ट्रक्चर ही बना दो ना। तो इन्होंने क्या करा, एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इन्होंने बोला कि देखो भाई
एटम है स्फेरिकल, फुटबॉल देखिए ऐसा होता है, इन्होंने बोला स्फेरिकल है, और वो जो स्फेयर है ना ये पूरा ये रेड रेड दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये सारा का सारा, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें ये जो है ये है इलेक्ट्रॉन जो इसमें एम्बेडेड है, ये इसमें क्या है, एम्बेडेड है। जैसे कि तुमने वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन में ये रेड वाला पार्ट क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इसकी चेरीज लगी हुई है, ये जो इसमें बीज लगे हैं, सीड्स लगे हैं, ये सारा का सारा क्या है, नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, और पूरा एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोलो बात समझ में आई? तो देख पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है, समझ गया, और होल एटम कैसा है, बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो क्या है, न्यूट्रल है। और इतना बोल के अभी जे थॉमसन चले गए, और दुनिया के सामने पहला हमें क्या मिला, एटॉमिक मॉडल मिला, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने बनाया था। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, हमें ना इसमें थोड़े से ना डाउट्स थे, यार ऐसा कैसे हो सकता है यार ये सारी चीजें। तो कुछ साइंटिस्ट है, कौन कौन साइंटिस्ट थे, ध्यान सुनिएगा, रदरफोर्ड थे, हैंस जीजर थे एंड मार्सेडन थे। और इन्होंने क्या करा, जे थॉमसन के मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी। जरा टेस्ट तो करें कि जे भाई ने जो हमारे लिए मॉडल बना के दिया था वो सही है या गलत है। तो इन्होंने क्या करा, यहां से लाइट की सोर्स ली और इससे अल्फा रेज निकाली। बेटा हमारे पास अलग अलग रेज होती है, इसी तरह की एक अल्फा रेज है, उन पे चार्ज है पॉजिटिव, समझ गए। यहां बीच में लगा दिया गोल्ड फॉइल और यहां लगा दी स्क्रीन, और एक्सपेरिमेंट को नोट कर रहे हैं, ए भाई लाइट कैसे आ रही है, क्या बिहेवियर शो हो रहा है, वो सारी चीजें यहां पे वो एनालाइज कर रहे हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओके भाई, अब दिमाग लगा, थोड़ा सा बता देता हूं तेरे को, देख ध्यान से, ताकि तेरे को समझने में दिक्कत ना है। ये मान ले पूरा एटम, इन्होंने बोला, किसने, जे थॉमसन ने, कि भाई पूरे एटम पे है प्लस चार्ज, समझ गया। ये बचपन में पढ़ा होगा ना, प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, रिपेल करते हैं, समझ में आया, रिपेल करते हैं। अब जैसे यहां से लाइट रेज आएंगी, कौन सा चार्ज है, प्लस, तो जैसे प्लस आएंगी क्या होगा, रिपल्शन कर देगा। वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है? क्या इसको पार करके जा पाएगी? नहीं भाई, कैसे कर देगी बाहर? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो जैसी नजदीक गई रिपेल कर दी, जैसी नजदीक गई रिपेल कर दी, अंदर ना जा पाएगी। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने इसकी टेस्टिंग करी रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड को एकदम से क्या लगा, सदमा लगा। इन्होंने देखा कि हुआ क्या, बहुत सारी रेस अंदर से पास हो गई। ये कैसे हो गया, मतलब ये एक स्फेरिकल है, उसमें से बहुत सारी रेस सीधी पार हो गई, नहीं होना चाहिए था। दूसरा, सम ऑफ द पार्टिकल शार्पली डिफ्लेक्ट, कुछ रेज आई ऐसे करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, शार्पली एकदम खट से डिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या हुआ भाई, फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, बहुत सारी रेज आई ऐसे टकरा के वापस चली गई, समझ में आ रहा है। और इसी को क्या नाम दिया, स्कैटरिंग। और यहां पे उनको डाउट हुआ, किसके ऊपर, जे थॉमसन के, भाई कुछ तो इस मॉडल में गड़बड़ी है, तो उनको एक नया मॉडल प्रपोज करना पड़ गया। तो अब इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, किसी काम की लाइन नहीं है, पहले भी मैंने बताई थी, किसी फालतू चीज है अभी आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन्होंने अल्फा रेज यूज करी, अल्फा रे पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, ये भी अभी कोई काम का नहीं है, आपको ये याद रखना है, पेपर में आएगा, ऑब्जर्वेशन रट लेना, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। उसके बाद रिजल्ट क्या मिला, यहां से रिजल्ट मिला कि जो हमारे थॉमसन का मॉडल है वो फाइनली क्या हो गया, फेल हो गया। और अब हमें दुनिया को एक नया एटॉमिक मॉडल देना था। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, एक नया एटॉमिक मॉडल बनाया, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या क्या यूज किया था, जल्दी बता। यहां क्या यूज करी थी, एक लाइट सोर्स, यहां क्या यूज करी थी, एक गोल्ड फॉइल, यहां क्या यूज करी थी, एक स्क्रीन, और यहां से क्या निकल रही, देख पा रहे हो बेटा, देख पा रहे हो क्या निकल रही है, यहां से ये लाइट रेज निकल रही है, बहुत सारी ये लाइट रेज, देख लाइट रेज जा रही है, अलग 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 टकरा रही है। तो याद रखना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज की थी, पॉजिटिव चार्ज था जिन पे। इन्होंने जो गोल्ड फॉइल यूज की थी वो 0.0004 सेंटीमीटर, बहुत पतली, ऐसे समझो तुमने बर्फी खाई है, हाँ बर्फी तुमने बहुत खाई होगी, बर्फी के ऊपर वो एक सिल्वर सा लगा होता है, इतनी पतली गोल्ड फॉइल दी थी, ठीक है, ऑलमोस्ट इतनी पतली गोल्ड फॉइल थी, बहुत पतली होती है वो, ठीक है। इन्होंने पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है बेटा, जब इस पे लाइट रेज जाती है ना, टकराती है, तो ये चमकती है, तो यहां पे इन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी। और इन्होंने क्या बोला, अब जो वो जो बातें थी उनसे, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, उनसे इन्होंने कुछ कंक्लूड किया। इन्होंने दुनिया के सामने पहला एटम का मॉडल बना के दिया। और उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई एटम का ना पूरा पॉजिटिव जो चार्ज है, जो तुमने बोला ऐसे फैला हुआ, नहीं, सारे में फैला हुआ नहीं है, वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, वो सेंटर में है सारा, और डेंसली पैक्ड है, इस तरीके से। बात समझ में? अब किसी ने पूछा, रदरफोर्ड आप एक बात बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप बोल रहे हैं इसका कोई नाम है क्या? हाँ, इन्होंने बोला इसका नाम है प्रोटॉन्स। क्या नाम है बेटा? प्रोटॉन्स। समझ में आ गया? समझ गया रे? तो पूरे एटम का
जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है बेटा, वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और जिसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, प्रोटॉन्स नाम दिया। अब भाई उस बात का सबूत तो दे दो कि लाइट ऐसे कैसे जा रही है। ध्यान सुनिएगा ध्यान से, लाइट आई, लाइट पे कौन सा चार्ज है जल्दी बोल, लाइट पे कौन सा चार्ज है जल्दी बता, पॉजिटिव। लाइट आई पॉजिटिव चार्ज लेके, जैसे ही यहां तक गई पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या करा, रिपल किया और वापस आ गई, पहला रूल। दूसरा क्या हुआ, जैसी लाइट यहां से गई इसके नजदीक एकदम से इसने क्या करा, रिपल्शन मार दी, देख शार्पली डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव ने क्या करा, रिपेल कर दिया। अब बेटा इसका ना इंपैक्ट, मान लो लाइट रे मैं यहां छोड़ रहा हूं तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव चार्ज है यहां तक थोड़ा कम था, तो जैसी लाइट आई ऐसे एकदम सीधी निकल गई, क्योंकि इन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर खाली है। समझ गया, पूरा एटम अंदर से खाली है, जैसे मेरे दोस्त का दिमाग खाली है, ठीक है, ऐसे ये पूरा एटम भी खाली है, तो इन्होंने ये बोला। अब आगे चलते हैं, चल देख, मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी है, ये पहला इन्होंने बोला एक हमारे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भी एक पैक्ड चीज है जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया, तो साथ में उसका नाम क्या दिया था, प्रोटॉन, जो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे स्कैटर्ड नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स पाथ में, तो इन्होंने ये बोला। ठीक है, प्लेनेटरी मोशन कर रहा है, प्लेनेटरी मोशन का मतलब जैसे पृथ्वी के अराउंड ऐसे पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाते हैं ना, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। न्यूक्लियस वो बहुत ज्यादा छोटा है और पूरे एटम का वजन सेंटर पे केंद्रित है, मतलब सेंटर में माना गया। ठीक है, कि अगर हमें इसका पूरा एटम का वजन निकालना है तो सेंटर से हम फाइंड कर सकते हैं, पूरा एटम का जो वेट है वो सेंटर पे है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कुछ यहां से कंक्लूड किया। तो फाइनली अब हमारे पास क्या हुआ, दो चीजें आ गई, क्या क्या आ गई, एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं, प्रोटॉन होते हैं जो सेंटर में होते हैं और उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और वो कहां, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। समझ गया, दो चीजें पता चल गई। अब क्या हुआ, एक दिमाग लगा, मान ले कि मेरे पास क्या है, यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल क्या है, गोल गोल घूम रहा है। जल्दी बता, अगर कोई पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो घूम घूम के खच से कहां गिर जाएगा, सेंटर में। ठीक है, और जब सेंटर में गिरेगा तो पूरा एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो पक्का कहीं ना कहीं एनर्जी रेडिएट करता होगा। तो किसी ने इनसे सवाल पूछा, रदरफोर्ड सर आप एक बात बताओ हमें कि जब कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो वह एनर्जी को लूज करेगा, और जब एनर्जी को लूज करेगा तो वो सेंटर में क्यों नहीं गिर जाता। रदरफोर्ड का दिमाग चकरा गया, उन्होंने कहा भाई हाथ जुड़वा लो, मेरे में तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। तो यहां पे ये ड्रॉबैक्स है, पहला इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, हां जी फॉल कर सकता है, एटम शुड नॉट बी स्टेबल, और एटम स्टेबल नहीं है। और इस बात का जवाब दिया हमारे एक अलग साइंटिस्ट ने जिनका नाम था नील बोर। तो नील बोर से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इस पर बच्चों ने बहुत बार पिछली बार कमेंट किया कि भैया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की, बिल्कुल सही है, बट उसकी हेल्प जो हुई थी वो ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट्स हुई थी। तो ध्यान सुनो, ई गोल्डस्टीन ने क्या करा था, कैनाल रेज डिस्कवर करी थी, जिनकी वजह से बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर कर पाए। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या करा था, ये जो कैनाल रेज थी ना, इनकी मदद से हम प्रोटॉन की डिस्कवरी कर पाए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रोटॉन कैसे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पी के ऊपर लिख देंगे प्लस, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है पी के ऊपर प्लस लिख देंगे। प्रोटॉन हैज पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर माइनस, उसके ऊपर साइन कितना था, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसके ऊपर कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बस इतना है। ठीक है, इसके पास वजन भी होता है, प्रोटॉन भारी भी होता है, कितना वजन होता है इसके, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, इसका इतना वजन भी है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, अब आ जाओ फाइनली किसके एक्सपेरिमेंट में, नील बोर के एक्सपेरिमेंट। तो नील बोर ने क्या बोला, नील बोर ने ये बोला कि सुनो रदरफोर्ड, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे नहीं घूमते प्लेनेट में, वो फिक्स पाथ में घूमते हैं। समझ रहे हैं, जैसे यहां पे ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, इन्होंने इनको शेल और ऑर्बिट्स नाम दिए। ये चौथा शेल, इन्होंने बोला पहले वाला शेल है के शेल, दूसरा है एल शेल, तीसरा है एम शेल, चौथा है एन शेल, ये इनमें घूमते हैं और इनकी फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड पाथ है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स्ड पाथ, बिल्कुल सही है। ऑर्बिट है फिक्स्ड एनर्जी और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इन्होंने ये बोला। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता, इसलिए वो सेंटर में फॉल नहीं कर रहा है। और ऑर्बिट आर नेम्ड एज KLMN, तो इनको नाम दिया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और बोला कि के लिए हम लिखेंगे वैल्यू 1, एल के लिखेंगे 2, इनके लिए लिखेंगे 3 और इसके लिए लिखेंगे 4। ये एन की वैल्यूज हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल, पहला वाला के शेल, दूसरा वाला एन शेल, तीसरा वाला एम शेल, चौथा वाला एन शेल। समझ गए, ये किसने दिया था, ये नील बोर ने दिया। तो नील बोर ने सीधा बोला वो एनर्जी लूज नहीं करते, इसलिए वो एटम में नीचे जाके सेंटर में नहीं गिर रहा और
पूरा एटम स्टेबल है। अब सवाल ये आया कि भाई हमें ये तो बता दो कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, कि के शेल में कितने घूमते हैं, एल शेल में कितने घूमते हैं, एन शेल में कितने घूमते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बोहर एंड बरी। तो बोहर बरी ने क्या करा, फाइनली हमें यह समझाया कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इन्होंने बोला तुम्हें एक फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, 2n²। क्या लगा देना, 2n²। 2n² लगाते हैं के शेल के लिए, बोल 2n²। के के लिए n की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट शेल है ना, तो जल्दी बोल यहां कितना लिखेगा, 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो कितना है 2। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। समझा। एक और करा देता हूं, बोल 2n²। n की वैल्यू कितनी ले लें, 2। एल शेल में फाइंड करते हैं, चल जल्दी बोल क्या लिखेंगे, यहां बोल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देख ऐसे 2 8 18 32। तो ये आए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे, ये के अंदर 2 आ सकते हैं, एल के अंदर 8 आ सकते हैं, एम के अंदर 18 आ सकते हैं, एन के अंदर 32 आ सकते हैं। बट स्टिल देयर बी अ प्रॉब्लम क्या है भैया, प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को इसमें लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम आई है वन शॉट में। बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि भैया ये क्या हुआ, मैडम ने तो कुछ और बोला, आप कुछ और बोल रहे। सुनो बेटा मैं क्या बता रहा हूं, ये है के शेल, समझ गया, इसमें 2, इसमें कितने 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दिमाग लगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, माइनस। अरे 18 सकते हैं, बट माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का मारता है, तो क्या वो रह पाएंगे, नहीं। तो बेटा मैक्सिमम तो 18 आते हैं, लेकिन इजीली प्यार से सिर्फ कितने रह सकते हैं, 8। ये ध्यान रखियो, तो इनमें 8 रह सकते हैं, समझ गया, आराम से स्टेबली। तो बेटा ये मैक्सिमम एकोमोडेशन है, कितने आ सकते हैं, बट रहते कितने हैं, 2 8 8 18। तो ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चों में कमेंट किया कि भैया स्कूल में तो 2 8 8 18 ऐसे करके 32 करके पढ़ा है। बेटा वहां इस बात का जवाब देना कि वहां पे होता क्या है, वहां पे एक्चुअल में रिपल्शन लगती है, इस वजह से वो इतने मैक्सिमम अकोमोडेशन में नहीं रह पाते। ठीक है, अब आता है व्हाट कॉम्प्रोमाइज टू द कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम। दिमाग लगा, मान ले मेरे को यहां पे एक तराजू पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और एक लड़के को खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, तराजू पे दोनों का वजन है, लेकिन इस नालायक की आदत क्या है, ये वहां भाग रहा है, यहां भाग रहा है, यहां भाग रहा है, टिकता ही नहीं है। तराजू पे किसका वजन आएगा, मेरा या उसका, सिर्फ मेरा। तो जब हमने ऐसे ही एटम का वजन फाइंड किया, तो एटम में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का वजन ही कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्यों नहीं करते, अरे बेटा इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते रहते हैं, तो पूरे एटम का अगर हमें वेट निकालना है तो हमें किसका फाइंड करना पड़ता है बेटा, जो न्यूक्लियस के अंदर चीज है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, आगे चल के पता चलेगा। इसके अंदर है प्रोटॉन और साथ में है न्यूट्रॉन। तो कौन कंट्रीब्यूट करता है मास ऑफ एन एटम में, न्यूक्लियस। कौन कंट्रीब्यूट करता है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं करते, क्योंकि वो गोल गोल घूमते रहते हैं, वो टिकते नहीं एक जगह। ठीक है, आगे चलो। अब आते हैं थर्ड पार्टिकल के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। भैया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जेम्स चैडविक। क्या नाम है, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने फाइनली हमें एक और पार्टिकल खोज के दिया, एटम के अंदर छुपा हुआ था। कहां पे, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, अरे भैया उसमें तो प्रोटॉन था। अरे नहीं भाई, जेम्स चैडविक उसने एक और पार्टिकल खोज लिया, न्यूट्रॉन, और बोला न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो लिखते हैं n0। तो ध्यान रखना इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए n0। लेकिन इसका वजन है, मास है, कितना है, 1.67 into 10 की पावर -27 kg। ठीक है, और ये भी कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसके साथ में, प्रोटॉन के साथ में। आजा, अब दुनिया के सामने हम पहला एटम का मॉडल दे रहे हैं, तो जल्दी बता एटम के अंदर कितनी चीजें हैं। तो फाइनली एटम के अंदर न्यूट्रॉन कहां है, सेंटर में। नेक्स्ट क्या है, प्रोटॉन कहां है, सेंटर में, और दोनों साथ रहते हैं। और बाहर क्या घूम रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन बाहर गोल गोल घूम रहा है। समझ में आया या नहीं आया, इजी है कि नहीं है, सिंपल है कि नहीं है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंबल ऑफ एलिमेंट समझते हैं। हुआ क्या था, हमारे पास ना बहुत सारे एलिमेंट है और हमें हर एलिमेंट के लिए सिंबल बनाना है। तो भाई सिंबल कैसे बनाए, तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने ये हमें बना के दिया कि आपको किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। तो देखो ये मर्सिडीज वाला साइन बना दोगे तो फॉस्फोरस के लिए, यहाँ बीच में सर्कल बना के एल लिख दोगे तो लेड के लिए, यहाँ सी लिख दोगे तो कॉपर के लिए, ऐसे अंडा बना दोगे तो ऑक्सीजन के लिए, अंडे में कलर कर दोगे तो कार्बन के लिए। समझ गए, तो ऐसे हमने हर एक एलिमेंट के लिए क्या बनाया हुआ है बेटा, इस तरीके का सिंबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल। भैया सिंबल का कैसे लिखा जाएगा, कोई एलिमेंट दे दिया उसका सिंबल कैसे लिखा जाएगा, ध्यान सुन। कहता है कि आपको जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल लिखना है, किसका लिखना है, एल्यूमिनियम का। तो कुछ नहीं करना, पहला लेटर लिख दो कैपिटल AL, दूसरा लिख दो L, बन गया सिंपल।
समझ में आया कि नहीं आया? ओके, जैसे एक और देख ले, जैसे मैं तेरे को बताता हूँ कोबाल्ट, हमें लिखना है कोबाल्ट का। चल यहाँ से सी उठा, कैपिटल उठा लिया, यहाँ से ओ उठा, बन गया कोबाल्ट का सिंबल। सिंपल है कि नहीं है? अब कहता है कुछ एलिमेंट हैं जो इस तरीके से नहीं लिखे जा सकते, जैसे आयरन का तू IR मत लिख दियो, इसमें Fe लिखा जाएगा, ठीक है। मरकरी का Hg होता है, टंगस्टन का W होता है। तो ध्यान रखना ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल अलग चलते हैं, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ठीक है भाई। ये पूछा भी नहीं जाने वाला। चल भाई आगे चलते हैं। अब आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज जस्ट लाइक योर रोल नंबर, ठीक है। ये एक रोल नंबर की तरह है, तो ध्यान सुनना, बहुत सिंपल कहानी है। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला याद रख ले। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल Z। ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। ध्यान सुन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये याद करने पड़ेंगे पूरे 20 तक, हाइड्रोजन से लेके पूरे कैल्शियम तक याद करने हैं। यहां से रोल नंबर शुरू कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है कि नहीं है? अब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देख 1 1 1, समझ रहा? 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, टेंशन नहीं लेनी है इसमें, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन याद करने पड़ जाते हैं। चलो भाई, हमने ये तो सीख लिया। अब चलते हैं भैया हमारे वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भैया वैलेंस शेल क्या होता है यार? एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भैया एक एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाता। आ जा भाई एग्जांपल देख। तो देख, मान ले मेरे पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर, रोल नंबर 11। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। आप फिल करते हैं। के अंदर कितने आते हैं मैक्सिमम? 2 8 8 18। मैक्सिमम एकोमोडेशन तो 2 8 18 32 है। मैंने क्या बोला? रह नहीं सकते। रहेंगे कितने? 2 8 8 18। आजा फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन है। तो देख हुआ क्या, मैंने जैसे ही फिल करा, बता इसमें कितने आएंगे? 2, इसमें आएंगे 8, इसमें आएंगे, जल्दी बता। लास्ट शेल कौन सा है? M। तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया? M। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 1। तो बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। समझ गया? लास्ट शेल देखना है, लास्ट शेल। चल बोल एल्यूमिनियम 13। बोल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 13। बोल प्रोटॉन्स कितने? 13। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर, जल्दी बोल। यहां कितने आएंगे? 2 8 8 18। जल्दी फिल कर बोल। के अंदर 2 8 13। बेटा 13 भरने, 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब लास्ट शेल कौन सा है? M शेल। तो वैलेंस शेल हो गया M शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3। खत्म हो गया वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चल भाई आगे चल। अब देख वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का सीधा मतलब है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर सकता है, वही कहलाती है उसकी वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज कर सकता है, वही कहलाती है उसकी वैलेंसी। आप वैलेंसी को समझते हैं, ध्यान से देखियो। देख ध्यान से, गेन पे साइन आएगा माइनस का, लेने पे साइन आएगा माइनस का, छोड़ने पे साइन आएगा प्लस का, बस इतना याद रखियो। लूज पे साइन आएगा प्लस, गेन पे साइन आएगा माइनस। और कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, अब वो स्टेबल कैसे होगा? या तो पूरा का पूरा भर जाए या पूरा का पूरा जीरो हो जाए, खाली हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। वैलेंसी का मतलब है कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या छोड़ सकता है। लेने पे साइन आएगा माइनस का, छोड़ने पे साइन आएगा प्लस का, ठीक है बेटा। और कोई भी एलिमेंट ये चाहता है या तो पूरा अमीर हो जाए या पूरा गरीब हो जाए, बस इतनी सी कंडीशन है वैलेंसी की। आगे देख, चल 13 भरने, बोल क्या भरूंगा? 2 8 3 भर दिए। बता 8 करने के लिए कितने लेगा? 5 लेगा। साइन किसका आएगा? माइनस का। बता 0 करना है, इसको 0 करना है, कितने छोड़ने पड़ेंगे? तीनों को छोड़ दे, 0 हो जाएगा। छोड़ दिए, साइन आएगा प्लस का। बता 5 लेना आसान है या 3 छोड़ना? जल्दी बोल बेटा। 5 लेना आसान है, 3 छोड़ना? 3 छोड़ना। तो एलएम की वैलेंसी आ गई +3। समझ गया? ए समझ गया? चला जाए एक एग्जांपल और देख। क्लोरीन, बोल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 17। 2 8 7 बढ़ दिया। बोल बेटा 8 करने के लिए कितने लेगा? 1 लेगा। और लेने पे साइन माइनस का। वो तो 0 करने के लिए क्या करेगा? 1 7 छोड़ देगा रे, प्लस कितना आ गया? 7 का। 1 लेना आसान है, 7 छोड़ना, 1 लेना। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? -1। डिटेल में करा रखा है 1 शॉट में, ठीक है बेटा। अब ये रिवीजन है तो इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूं चीजें। अब देख अगला क्या है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? ध्यान सुनिए, बहुत सिंपल है भाई। मास का मतलब होता है एटम का वजन निकालना है। मास नंबर का सीधा फॉर्मूला रट्टा मार = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दे, हमें क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। आज शुरू करते हैं। कार्बन का प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 6, ठीक है। चलो मास निकालो। फॉर्मूला क्या लगाया? P + N। चलो क्या लिखेंगे? 6 + 6 कितना हो गया? 12। कार्बन का मास कितना आया? 12। खत्म हो गया। तो तुम्हें अगर किसी का भी मास निकालना है, किसी का भी मास निकालना है, तो बेटा ये लिखा हुआ है हमारा प्रोटॉन, ये लिखा है हमारा न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ता चला जा, दोनों को जोड़ता चला जा, उसका मास मिल जाएगा। आप कहेगा भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक याद करने पड़ते हैं, ठीक है। सारे याद नहीं करने, आप लोगों को कुछ ही याद करने, काम हो जाएगा, ठीक है। सारे याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो भाई
आगे चलते हैं। अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है भैया। रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल यूज किया x, क्या यूज किया x, तो आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखना है उसका मास नंबर। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास नंबर कितना है 12, तो ऐसे लिखा जाएगा, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, मास नंबर कितना है 27, ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए? ओके भैया, बढ़िया। चलो अब आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार एंड आइसोटोप। पेपर में आता है, बहुत बार आता है आइसोबार एंड आइसोटोप क्या होता है। आइसोबार का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जल्दी बता, इसको हटा दे, ये गलत आ गया यहाँ पे। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, बोल मास कितना है 40, बोल मास कितना है 40। सेम है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आइसोबार। आइसोटोप की बात करते हैं। आइसोटोप में उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर, सॉरी, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। देख सबका एटॉमिक नंबर देख 1 1 1, लेकिन सबका मास नंबर देख 1 2 3। बेटा इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो याद रखना ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। और इनका मास इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। देख यहाँ न्यूट्रॉन 0, यहाँ न्यूट्रॉन 1, यहाँ न्यूट्रॉन 2। क्लियर है भाई? चलो भाई खत्म होने वाला है चैप्टर, फटाफट से करते हैं। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। एप्लीकेशन का मतलब कहां कहां पे आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख भाई आइसोटोप हम कहां कहां यूज करते हैं। जो हमारे पास क्या है, कोबाल्ट 60 है, तो कोबाल्ट 60 को हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। आयोडीन 131 को थायराइड डिजीज के लिए यूज करते हैं। इसी तरह के ये हमारे पास 235 नेगेटिव यूरेनियम आइसोटोप है, यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है जहां से बिजली पैदा होती है। समझ रहा है? ओके भाई। इसी तरह कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग के लिए डिटरमाइन करने के लिए कोई भी फॉसिल कितना पुराना है, किसी हड्डी को मिला हमें कितनी पुरानी है, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको आज याद करके जाना ही जाना है, जिसका नाम है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो एक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या कहता है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ये कहता है कि क्लोरीन का मास है 35.5। ये कौन सा मास आ गया 35.5? फ्रैक्शन में कैसे आ गया? सुन ध्यान से। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं 35 और 37। एक का मास है 35, एक का मास है 37। जो 35 है वो नेचर में 75% पाया जाता है, हवा में 75% है। लेकिन जिसका मास 37 है वो नेचर में 25% है। आजा देख ध्यान से, एटॉमिक मास निकालते हैं। कितना? जिसका मास 35 है कितना पाया जाता है 75। 35 इंटू 75 डिवाइड बाय 100, हम इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। प्लस ये कितना पाया जाता है 25, मास कितना है 37, तो 37 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बेटा। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 26.25, ये आएगा 9.25 और फाइनली हमें क्या मिलेगा 35.5 मिलेगा। और इस तरीके से ये वाला अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में आता है कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे निकलता है। तो ये एक पैटर्न है उसका, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा है, सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ रिवीजन है ये, ठीक है भाई, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। और फाइनली हमारा चैप्टर मैंने यहां पे पूरा आप लोगों को करा दिया रिवाइज। अब आपको कोई भी समस्या है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करना। यार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं भैया एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर पढ़ा दो, रिप्रोडक्शन पढ़ा दो, डाइवर्सिटी पढ़ा दो। भाई ऑलरेडी पढ़ा दिया 1-1.5 महीने पहले, पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस करा चुका हूं। अब वर्क एनर्जी बचा है तो वर्क एनर्जी का वन शॉट लेकर आऊंगा। बाकी सैटरडे को हम लोग ट्राई कर रहे हैं लाइव आने का। अब कोई भी तुम्हें डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब मिलूंगा आप सभी से अगले दिन, तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सी यू सून।